दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में शामिल है भोपाल गैस कांड। आज एक बार फिर से ये सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसके सुर्खियों में होने का कारण 1984 के गैस रिसाव की घटना नहीं है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप जो जहरीले कचरे थे, उस जहरीले कचरे के निपटान को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। और इस बार क्या पूरा मसला है, कैसे ये कोर्ट में किस वजह से इस पर जो टिप्पणी की गई उसकी वजह से ये चर्चा में है। आइए समझते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक बार फिर से सुर्खियों में है, तो जहरीले कचरे के निपटान को लेकर तो क्या मामला है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति, ये एक एनजीओ है जो कि इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पीड़ित लोग हैं उनको उनकी समस्याओं को लेकर समय समय पर मांग उठाता रहा है। तो ये कहा गया है, भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति को यह निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आप अपनी चिंताएं जाके रखें। अब सवाल है कि इसमें विवाद का कारण क्या है, विवाद क्या है। तो विवाद का कारण यह है कि उसको भी समझ लेते हैं कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो प्लांट था, वहां से जहरीला कचरा जो निकला था, उस जहरीले कचरे के दहन को लेकर ही विवाद है। विवाद ये है, उसको समझते हैं कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से जो कचरा निकला था, जो टॉक्सिक वेस्ट निकला था, उसको 2025 में जलाया गया। क्या किया गया? उसको जलाया गया, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, जिसको इंसिनरेशन कहते हैं। उच्च तापमान पर ऐसे विषाक्त पदार्थों को जलाया जाता है ताकि वो पर्यावरण में कहीं और उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान होता है कि नुकसान न पहुंचा पाए। अब भारी मात्रा में इससे क्या हुआ? इससे भारी मात्रा में रेजिडुअल ऐश यानी कि जो अवशेष राख है वो उत्पन्न हुआ। अब इसी अवशेष, इसी राख को लेकर ये विवाद है। इस विवाद में ये है, इसको मरकरी विवाद के नाम से हम जान सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि वर्ष 2015 में जब इस रेजिडुअल ऐश को जब जलाया गया था, इसका निपटान किया गया था, जब इसका इंसिनरेशन किया गया था, तो उस समय यह कहा गया था, सीपीसीबी की एक रिपोर्ट थी, यह कहा गया कि यहां पर इस ऐश में, इस अवशेष में मरकरी यानी कि पारा था, जबकि 2025 में यह कहा गया कि इसमें पारा नहीं था। अब इसी बात को लेकर एनजीओ यह कह रहा है कि यह पारा कैसे गायब हो गया। दरअसल पारा एक ऐसी चीज है, यानी मरकरी एक ऐसी चीज है जिसको कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। तो यहां पर यही प्रश्न उठकर सामने आया है कि वास्तव में 2015 में जो कचरे में पारे की उच्च मात्रा के बारे में सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस नमूने में पारा है, वहीं 2025 में पारे की मौजूदगी शून्य कैसे बता दी गई है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। तो वैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं यह संदिग्ध निष्कर्ष है। एनजीओ का यही कहना है कि पारा पर्यावरण में अपने आप गायब नहीं हो सकता है। अब इसी की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो फिर से चर्चा में है। तो आज हम इसी विषय को समझेंगे और भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी समझेंगे। दरअसल यहां पर यह कहा गया है कि जो पारा है, या तो राख में उसका जमाव है, उत्सर्जन नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए गए जो तत्व हैं, उन तत्वों के उपयोग करने की वजह से, या तो इसका राख में जमाव है, और या तो यह कहा गया है कि रिसाव या परीक्षण की जब कमी है तो उसमें रिपोर्ट में विसंगति का कारण पर्यावरण में रिसाव या गलत परीक्षण प्रक्रिया भी हो सकती है कि ठीक ढंग से उसका परीक्षण नहीं किया गया। साथ साथ मास बैलेंस एनालिसिस का अभाव भी बताया जा रहा है। मास बैलेंस एनालिसिस का मतलब है कि टॉक्सिन जिस मात्रा में इनपुट है उस मात्रा में आउटपुट होना चाहिए, उसके लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो होती है मास बैलेंसिंग एनालिसिस, वो नहीं अपनाई गई है। तो ये कहा गया है कि शुरुआत में कि राख में जमाव हो सकता है, इसको ऐसे समझें कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है और सल्फर होता है उसका उपयोग किया जाता है। अब उसके उपयोग से ये होता है कि जो टॉक्सिक गैस को अब्सॉर्ब करने का काम एक्टिवेटेड कार्बन करता है। तो ये होता है कि पारे के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का उपयोग कर लिया जाए। लेकिन ऐसा करने पर वो समाप्त नहीं होगा पारा, बल्कि राख में जमा रहेगा। तो ऐसी दशा में उस राख का वैज्ञानिक परीक्षण अगर किया जाए तो ये पता चल जाएगा मास बैलेंसिंग एनालिसिस के माध्यम से कि वो पारा कहां गया या वास्तव में रिपोर्ट में कुछ विसंगति है। दोनों चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। ठीक इसी तरह से जो सल्फर होता है वो भी मरकरी के साथ रिएक्ट करता है और स्टेबल कंपाउंड बनाता है जो कि कम वोलेटाइल होता है। इसीलिए एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का उपयोग किया जाता है पारे में उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब पारा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है तो उसकी मात्रा कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए। इसलिए ये एनजीओ का कहना है कि यहां पर मास बैलेंसिंग एनालिसिस ठीक से नहीं किया गया है। अगर ये किया जाता तो ये रिपोर्ट जो अलग अलग दिख रही है ये दिखाई नहीं देती। अब इसी की वजह से ये चर्चा हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में, यानी कि मध्य प्रदेश में जाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये अपनी बात, ये अपनी समस्याएं रखें। अब सवाल उठता है इसी के संदर्भ में कि वास्तव में ये पूरी की पूरी घटना क्या थी। एक नजर इस पर भी डालना जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से चर्चा में क्या आता है? चर्चा में आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी।
तो देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर बात करें तो UCIL, आप जानते हैं कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक जो कंपनी थी, 1969 में यहां स्टेब्लिश होती है, भारत में स्टेब्लिश होती है, भोपाल में स्टेब्लिश होती है। और ये बेसिकली UCC नाम की जो अमेरिकन कंपनी थी, उसी की भारतीय एक सहायक कंपनी थी, जिसको कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के नाम से जानते थे, जो अमेरिका में मूल कंपनी थी। उसी की सहायक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड 1969 में भोपाल में स्टेब्लिश हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका काम यह था कि यह कीटनाशक बनाती थी। सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाती थी, जो कार्बोरिल नाम के ब्रांड के नेम से यह बनाया जाता था। तो उत्पादन क्या करना था? सेविन नाम का कीटनाशक बनाना था, और मुख्य घटक इस कीटनाशक बनाने में जो इस्तेमाल होता था वो होता था मिथाइल आइसोसाइनेट। अब यही MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो है एक मध्यवर्ती पदार्थ होता था, यानी कि जिसका सूत्र अगर कहें तो CS3NCO इसको लिख सकते हैं, या C2H3NO भी लिख सकते हैं। अब ये इसी को बनाने में जो मिथाइल आइसोसाइनेट एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता था, इसी गैस का रिसाव हुआ, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इस गैस के 40 टन का रिसाव हुआ। अब सोचिए कि इस हवा में अगर इस गैस की मात्रा 21 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन अगर होगी तो यह गैस जानलेवा हो सकती है, और कुछ मिनटों के अंदर ही लोगों की जान जा सकती है। और सोचिए 40 टन अगर ये गैस रिसाव इसका हुआ, काफी देर तक हुआ, तो उस समय कितना यह विनाशक रहा होगा। इसीलिए उस पूरे के पूरे क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित करना पड़ा। और आपको बता दें कि इसका ही परिणाम था, इस घटना की विनाशकता का ही परिणाम था कि बाद में सरकार को सीरियस होना पड़ा, और साथ साथ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 जो लागू किया गया, वो इसी की वजह से लागू किया गया कि लोगों की जो जानें गई, इसका जो दीर्घकालिक परिणाम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक लोगों को सांस की बीमारी हुई, आंख की बीमारी हुई, कैंसर जैसे खतरनाक रोग हुए, जन्म दोष की वहां पर शिकायत देखी गई, मानसिक और शारीरिक विकलांगता देखी गई। ये सारी चीजों की वजह से ही ये महसूस किया गया कि जो भी ऐसे खतरनाक उद्योग हुए हैं, वहां पर बीमा अनिवार्य होना चाहिए, जो कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का परिणाम था। और अगर ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, तो वहां पर तुरंत मुआवजा दिए जाने की भी यहां पर व्यवस्था इसी के तहत की गई। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं में एक इसको माना जाता है। तो इसी वजह से इस घटना को की चर्चा हो रही है। कब हुई थी घटना? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि से यह घटना मानी जाती है, और इसका कई घंटों तक इस गैस का रिसाव हुआ, और 40 टन गैस MIC का रिसाव हुआ। तो इस वजह से ही इस विनाशक घटना की जो चर्चा हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप जो हम कह सकते हैं जो जहरीले जो इसके कचरे थे, उसके निपटान को लेकर एक बार फिर से ये घटना सुर्खियों में आई है। तो आपको इसको याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसकी वजह से अगर आपके पास कम समय है, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अपने GS की, तो UPSC की परीक्षा में GS की बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके सामने है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में क्या खास बात है? तो देखिए, 14 महीने में ही ये सिलेबस को कवर करता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आपके GS की तैयारी होती है। हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी, तो माध्यम की कोई समस्या नहीं है। साथ साथ इस कोर्स में आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा 2 साल के करंट अफेयर्स को ये कवर करता है। उसमें क्लासेस की एक्सेस भी आपको मिलती है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। तो हर तरह से ये कोर्स आपके लिए बेहतर है। सबसे बड़ी चीज की पॉकेट फ्रेंडली, 34,999 में भी आपको छूट मिलेगी अगर आप अमिताभ कूपन कोड AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप सीधे GS स्टूडियो फाउंडेशन इस कोर्स पर पहुंचिए, और इस कोर्स के सारे फीचर्स मिलेंगे। वहीं से इस कोर्स को आप ले भी सकते हैं। डिस्काउंट के साथ कोर्स को लेने के लिए अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। साथ साथ इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पर इसमें दी गई जो भी फीस आपकी है वो पूरी एडजस्ट कर दी जाती है। तो आपके लिए एक तरह से दोहरा लाभ है। तो चलिए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1982, 1984, 1986 या 1988? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।